का इस्तकबाल है। करियर का ये प्रोग्राम हमारी मुंसिफ टीवी की खास पेशकश है और इसको लेकर हम नीट के एस्पिरेंट्स को लेकर खासकर हम इस प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं, क्योंकि पिछले कई दिनों से जो नीट्स के एस्पिरेंट्स हैं उनके बहुत सारे सवाल मुंसिफ टीवी के पास आ रहे थे और मुंसिफ टीवी से लगातार वो सवाल पूछ रहे थे कि किस तरह से हम लोगों को और ऑल इंडिया कोटा की, क्योंकि कल से शुरुआत हो गई है, तो उनके और इसको लेकर भी सवाल थे। गुज़िश्ता कई दिनों में हमने नीट को लेकर कई प्रोग्राम किए हैं और उन प्रोग्राम्स में हमारे साथ हमारे जो अगर कहें कि मेडिकल काउंसलिंग एक्सपर्ट तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अब्दुल रब आरिफ साहब हमारे साथ जुड़े थे और उन्होंने सारे सवालों के जवाब नीट के एक्सपीरियंस के और जितने कोटा को लेकर, जितने एडमिशन को लेकर सवाल थे उनके जवाब हमने दिए थे। आज फिर मुंसिफ टीवी के खास पेशकश नीट की हमने एक शुरुआत की है। अभी आप हमसे मुंसिफ टीवी से कॉल कर सकते हैं, कॉल करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। एक बार फिर हमारे साथ हैं जनाब अब्दुल रब आरिफ साहब, जो ऑल इंडिया के अगर नीट को लेकर बहुत ज़्यादा स्पेशलिस्ट हैं और मेडिकल काउंसलिंग एक्सपर्ट हैं। तो इस्तकबाल है आपका हमारे शो में बहुत बहुत। तो आप मुंसिफ टीवी का प्रोग्राम आप देख रहे हैं, अगर आपके जो स्क्रीन है उस पर नंबर लिखे हुए आ रहे हैं, आप उस पर कॉल कर सकते हैं और हमारे सवाल पूछ सकते हैं। और कुछ जो सवाल हमारे पास में सोशल मीडिया के थ्रू और अन्य माध्यमों से आए थे उसको लेकर हम लोगों ने एक पेपर तैयार किया था। इतने उनसे सवाल, उन लोगों के जो सवाल थे उनको शुरुआत करते हैं। जब कॉल्स आएंगे तो हम अपने कॉलर्स को भी इसमें ऐड करेंगे। तो जनाब, सवाल ये था कि ऑल इंडिया कोटा जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है 20 जुलाई से। अब ये 20 जुलाई से इसकी शुरुआत हो चुकी है, तो ये एस्पिरेंट जो है हमारे नीट के, उनका सवाल है कि किस यूनिवर्सिटी या मेडिकल कॉलेज के लिए, कॉलेजेस के लिए ये शुरुआत की गई है और वो किस तरह से इसमें फॉर्म फिल करेंगे। सबसे पहले तो मुनीस साहब, मैं मुंसिफ टीवी की मुकम्मल टीम का फिर से एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे यहाँ पर आप लोगों ने याद फरमाया जी। जहाँ तक ऑल इंडिया कोटा का मामला है, तो ऑल इंडिया कोटा में जनरली बच्चों में एक गलत से फहमी ये है कि प्राइवेट कॉलेज भी पार्टिसिपेट करती हैं, तो वो डीम्ड यूनिवर्सिटी को लेके वो जहन में रहती है उनकी। तो दरअसल डीम्ड यूनिवर्सिटी भी जो है ना, प्राइवेट होती ज़रूर है, ऑटोनॉमस होती है, लेकिन गवर्नमेंट रन ही कहलाती है, गवर्नमेंट एफिलिएटेड होती है। तो इस एतबार से ऑल इंडिया कोटा में जितनी भी कॉलेजेस पार्टिसिपेट करती हैं सभी गवर्नमेंट की कॉलेजेस पार्टिसिपेट करती है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, जैसे मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ दिल्ली के हैं, और या जो है ना ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटीज़ हैं, ESI है। हमारे कॉलर शामिल हो गए हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? हेलो, जो हमारे कॉलर हैं वो उनके अभी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, तो आप जो बता रहे थे उनका तो ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ जो रन करती हैं और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, एम्स जितने हैं पूरे होते हैं और जिपमर जितने हैं, यानी 2 जिपमर हैं हमारे यहाँ पर, जो पुडुचेरी में है, कराईकल में है, और ESI आता है। और 15% हर स्टेट की गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के 15% सीट्स का भी जो है ना ऑल इंडिया कोटा के तहत एडमिशन होता है जी। तो इसके लिए जो है ना जो बच्चे एलिजिबल हैं, तो जनरली होता ये है कि हमारे पास जो नीट का जो एलिजिबिलिटी कट ऑफ होता है हर साल, तो अलग अलग होता है, लेकिन इस साल जो ओपन का हुआ है वो 137 है और जो रिजर्वेशन के लिए है वो 107 मार्क्स का है। तो कोई भी बच्चा जो 137 को पकड़ के चलते हैं, 137 अगर मार्क्स स्कोर किया है तो वो जो है ना ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट कर सकता है। लेकिन पार्टिसिपेट करने के माने ये नहीं हुए कि आपको जो है ना सीट मिल जाएगी, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा में जो रैंक जाते हैं बहुत ही हाई रैंक जाते हैं, जिसको हम क्रीमी लेयर कहते हैं। क्रीमी जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको जो है ना कंसिडर किया जाता है। इस कैटेगरी में एम्स जैसे मेडिकल कॉलेज में, हाँ, एम्स है, जिपमर है, और ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटीज़ है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, ESI है। तो ये क्या है, हाईली यानी क्वालिफाइड बच्चों को जो है ना ये लोग जनरली वहाँ पर एडजस्ट करते हैं। तो इसकी जो रजिस्ट्रेशन जो कल से शुरू हुआ है उसकी फ़ी है रजिस्ट्रेशन की 1000 रुपया, और आपको एक सिक्योरिटी डिपॉजिट रखना है 10,000 रुपये का। तो टोटल आपको 11,000 रुपये पेमेंट करना है ऑनलाइन। जितने भी नीट के जो है ना पेमेंट होते हैं, जितने भी पेमेंट होते हैं नीट के, वो होते हैं ऑनलाइन। कोई आप जो है ना अलग से कैश पेमेंट वगैरह का नहीं होता है। तो आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे। अभी रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ है, तो ऑल इंडिया कोटा में 3 राउंड को लिया गया है। 3 राउंड के बाद एक्स्ट्रा वैकेंसी का राउंड आएगा और हर राउंड के लिए आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करवाते रहना पड़ेगा।
ओके। फ्रेश रजिस्ट्रेशन के माने ये है कि हर राउंड में आपको जो है ना पैसे पे करने की ज़रूरत नहीं है, वेब ऑप्शन देना है। अगर आप फर्स्ट राउंड में ऑलरेडी पेमेंट कर दिए हैं तो सेकंड राउंड के लिए आप विदाउट पेमेंट एलिजिबल हो जाते हैं, लेकिन आपको ऑप्शन जो है ना एक्सरसाइज करने पड़ेंगे। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? शायद आवाज़ इनको भी नहीं पहुंच पा रही हमारी। जी, ये हमारी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई है। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है शायद, इस वजह से। जी, 4 कॉल हो गए अब तक ड्रॉप जी। तो जैसे ही जो है ना आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो 3 राउंड में इसकी काउंसलिंग होगी, वेब ऑप्शंस की होगी और एक स्टे राउंड वैकेंसी होगा। तो ये जो है ना सितंबर 30 तक चलेगी। मतलब कल से जो शुरू हुई है रजिस्ट्रेशन, उसका जो है ना आने वाले कल से। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हेलो जी, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? हेलो, आवाज़ आ रही है आपको हमारी? हेलो, आवाज़ आ रही है आपको हमारी? जी, इसके लिए माजरत, लेकिन सवाल बताइए अपना। कौन और कहाँ से बात कर रही हैं आप? मलकपेट हैदराबाद से बात कर रही हूँ। मलकपेट हैदराबाद से बात कर रही हैं आप। तो बताएं कि आपका क्या सवाल है? मेरी लड़की का नीट में 415 मार्क्स है सर। ओके। तो हम लोग स्टेट में अप्लाई करें सर, और अभी ओबीसी कैटेगरी ऑल इंडिया में भी अप्लाई करें। ओके। तो उसमें ओबीसी कैटेगरी में करें सर, लेकिन हमारे पास ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं है। ओके। स्टेट के काउंसिल में कुछ असर पड़ेगा क्या सर? सवाल ये है उनका कि जो उनका ऑल इंडिया कोटा में भी उन्होंने किया है, लेकिन उनके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं है, तो इस पर क्या असर पड़ने वाला है? समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके सवाल के लिए। मार्क्स इनके कितने 450 बताए? आपके मार्क्स कितने बताए हैं बेटे के आपने? 450 415 उनका मार्क्स हैं। जी, देखिए, दरअसल हमारे पास एक गलतफहमी ये हो गई है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बच्चों की, और वो कुछ लोगों की जो है ना गलतफहमी पैदा की हुई भी है कि बीसी जो हमारी कैटेगरी है वो जो है ना ओबीसी में आती है। दरअसल ओबीसी में बीसी कैटेगरी नहीं आती, क्योंकि ओबीसी जो है ना ऑलरेडी अफिलिएटेड और डिक्लेयर्ड विद सेंट्रल गवर्नमेंट की जो लिस्ट है उसमें जो है ना जिनके नाम दिए गए हैं सही वही लोग ओबीसी में आते हैं। जैसे हमारे अगरचे हम मुस्लिम कैटेगरी में ले लें, मुस्लिम कम्युनिटी में ले लें, तो ओबीसी में सिर्फ 4 लोग आते हैं। वो हैं लद्दाफ, खसाब और फ़कीर और मेहतर। ये 4 लोगों से हटके कोई ओबीसी में नहीं आता। लेकिन चूंकि आपने ऑल इंडिया नीट में जब एनटीए में जब रजिस्ट्रेशन करवाया था तो ओबीसी में करवा दिया था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको अगर आप ऑल इंडिया कोटा में जो है अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको जनरल में करना पड़ेगा। अलबत्ता यहाँ पर जो KNRHS में जब आप रजिस्ट्रेशन करवाए हैं तो आपको बीसी करने से कोई रोकने यानी कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। आप ये नहीं समझना कि मेरा कोई गलत जो है ना इन्फॉर्मेशन जाएगा, ऐसा नहीं है। आप यहाँ पर KNRHS में बीसी करवा सकते हैं और ऑल इंडिया कोटा में आप जनरल रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो आपका इस सवाल मुझे लगता है कि आपका जवाब मिल गया होगा। आप सुन रही हैं? हाँ, मतलब आप अगर ऑल इंडिया के लिए जा रही हैं तो उसके लिए जनरल कोटा में आपको अप्लाई करना पड़ेगा, और अगर आप तेलंगाना में इसका कर रही हैं तो आप बीसी कैटेगरी में भी इसका कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। आपको कोई वो नहीं आएगा, प्रॉब्लम नहीं आएगा। जी, और कोई सवाल है आपका? जी, इसको कैंसिल कर सकते हैं हम लोग ओबीसी को? क्या जरूरत नहीं आप कैंसिल करने की। आपको काउंसिल में ओबीसी जो कैटेगरी में कर दिए थे अब उसको कैंसिल कर सकते हैं? नहीं, जरूरत नहीं है। वो एनटीए का जो आपका रजिस्ट्रेशन हुआ था वो वहां पर क्लोज हो गया। अब उससे आपका इसका कोई ताल्लुक नहीं है। अभी जो आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं तो ऑल इंडिया कोटा में करवाएंगे तो जनरल में करवाइए, और यहाँ पे KNRHS में रजिस्ट्रेशन जो करवाएं आप बीसी का करवाएंगे। आप कोई आपको फर्क पड़ने वाला नहीं है, उससे कैंसिल कराने की कोई जरूरत भी नहीं है। उसको चेंज करने की भी कोई जरूरत नहीं। आपके एडमिशन पे उसका कोई असर नहीं होने वाला है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है आपको। और एक सवाल है सर, मैं जी बताएं। जी, सवाल बताएं अपना। जी मैं कर सकती हूँ सर और सवाल? जी बताइए, अपना सवाल बताइए। जी सर, ये ओबीसी सर्टिफिकेट निकालने के लिए क्या करना सर, उसका प्रोसीजर क्या है? देखिए, ओबीसी सर्टिफिकेट उन्हीं को दिया जाता है जिनके 4 नाम अभी मैंने आपको बताए हैं। अगर आप उस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं तो आपको ओबीसी सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आप लद्दाफ हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आप खसाब हैं तो आपको सर्टिफिकेट ओबीसी का मिलेगा। अगर आप मेहतर हैं तो आपको स्कैवेंजर जिसको हम कहते हैं, मेहतर भंगी या स्कैवेंजर जिसको कहते हैं, उनको मिलेगा। और फ़कीर को मिलेगा। फ़कीर के माने बेगर नहीं, ये जो रोडों पे जो भीख मांगते हैं ना वो नहीं, जो ख़ानदानी फ़ुख्र से जिसका ताल्लुक़ होता है उन लोगों का है। अगर ये 4 में से आप हैं तो आप ओबीसी सर्टिफिकेट ले सकते हैं, वरना आपको ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता।
तो जर्नल का भी सर्टिफिकेट होता है क्या सर? जनरल की जरूरत नहीं है, जनरल आप के लिए कोई ऑटोमेटिकली हर सर्टिफिकेट की कोई जरूरत जनरल ही है, हर कोई जनरल ही है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मुंसिफ टीवी में आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये एक सवाल आया था, अच्छा एक सवाल इसी से रिलेटेड हमारे पास भी आया था जी, मुंसिफ बोलिए। टीवी से। जी। तो एक लड़की हैं, उन्होंने हमें कॉल किया और हमसे सवाल किया था कि बीसीई कैटेगरी में वो आती हैं। अच्छा। और इस साल नीट एग्जाम में उनके 129 मार्क्स हैं। 129 129 यानी अच्छा, कि जी। 129 मार्क्स जी, जी, हासिल जी, किए जी, उन्होंने। जी। और KNRUHS में उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा दिया है अच्छा। एक कैटेगरी में, मगर जब वो ऑल इंडिया कोटा रजिस्ट्रेशन करवाने जा रही जी। हैं तो सिस्टम उनको नॉट एलिजिबल बता रहा है। जी। इसका क्या वजह है? बड़ा टेक्निकल सवाल है जी। बच्ची ने बड़ा अच्छा सवाल किया है। जी। देखिए, दरअसल है कि अभी मैंने पहले ही आपको बताया, ऑल इंडिया कोटा में आपको पार्टिसिपेट करने के लिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए, या स्टेट कोटा में रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपका एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिक्स कर दिया गया है, ठीक है। जिसमें ओपन का जो कैटेगरी है उसको 137 मार्क्स। हम इस पे बात करेंगे इंशाल्लाह। एक और कॉलर हमारे साथ है। चलिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? ऑल इंडिया में राउंड 1 में सर हमको कॉलेज मिल गया, अलॉट हो गया, ओके। लेकिन भी जाना चाह रहे हैं और स्टेट में हमको कॉलेज मिल गया, तो उसको हम कैंसिल कर सकते हैं सर? बिल्कुल, फर्स्ट राउंड में अगरचे आपको एडमिशन मिलता है तो आप उसको कैंसिल करके उसको छोड़ के जो है ना स्टेट में आ सकते हैं, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा। सेकंड राउंड में अलबत्ता जब आप रिपोर्ट करेंगे तो फिर आपको कैंसिलेशन नहीं होगा कैंसिलेशन, लेकिन आपका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है 10,000 का वो जो है ना फोरफिट हो जाएगा। फिर आपको जो है ना हर राउंड में जैसा फ्रेश आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है हर एक में, उसी तरह से आपको सेकंड राउंड में भी फिर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो फर्स्ट राउंड में अगर आप जो कॉलेज अलॉट हुआ है उसमें नहीं जाना चाहते हैं तो आप जो है ना फोरफिट कर सकते हैं, लेकिन आपको उसके उस पर जो है कोई पेनल्टी चार्ज नहीं होगी फर्स्ट राउंड की हद तक। अगर सेकंड राउंड में आप पे काम करेंगे तो फिर आपकी जो है ना सिक्योरिटी डिपॉजिट भी चला जाएगा और आपको फिर से फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी करवाना पड़ेगा, फिर उसके पैसे अलग भरने पड़ेंगे आपको। और सर एक और क्वेश्चन जी जी, बताइए। ऑल इंडिया में सॉरी, हाँ बताइए, अपना सवाल बताइए। जी जी, एक मिनट सर। जी, आराम से कोई बात नहीं। शायद उनका तो सवाल अभी तैयार नहीं था। बीसीई का जो आपने अभी सवाल उठाया था कैंडिडेट का, वो ये है कि जब आपका ओपन कट ऑफ दे दिया गया है एलिजिबिलिटी का जी। 137 मार्क्स, तो हमारी जो कैंडिडेट है बीसीई वो जो है ना ऑल इंडिया कोटा में ओबीसी में नहीं आती, रिजर्वेशन में नहीं आती। 129। हमारे पास एक और कॉलर है। हेलो, जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? हेलो जी बताइए, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी, मलकपेट से ही बात कर रहे हैं। जी बताइए, अपना सवाल बताइए। जी। सर ऑल इंडिया काउंसलिंग हम सिर्फ तेलंगाना के गवर्नमेंट कॉलेजेस में कर सकते हैं सर? बिल्कुल, आप गवर्नमेंट कॉलेज नहीं बल्कि सिर्फ 2 कॉलेज को भी आप कर सकते हैं। आप सिर्फ उस्मानिया और गांधी कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। और इसमें फर्क क्या रहता है सर? हम 15% कोटा के तहत गए और स्टेट कोटा के तहत गए तो? नहीं, 15% कोटा के तहत अगर आप ऑल इंडिया से जाते हैं तो आपका एडमिशन ऑल इंडिया के थ्रू होता है, लेकिन जिस स्टेट में आप पढ़ते हैं वहाँ के लोकल कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको जो है ना सीट दिल्ली में मिली है समझिए, तो आप वहाँ के लोकल हो जाएंगे दिल्ली के, और आप पीजी जब करेंगे तो दिल्ली के लोकल ही कहलाएंगे और दिल्ली में ही आपको पीजी करना पड़ेगा। अगर आप तेलंगाना के कॉलेज से कर रहे हैं, ऑल इंडिया कोटा की थ्रू कर रहे हैं लेकिन तेलंगाना में कर रहे हैं, तो आप फिर तेलंगाना के ही लोकल रहेंगे और आपको पीजी भी जो है ना तेलंगाना में ही कंसिडर किया जाएगा पीजी के लिए भी। उसके लिए डोमिसाइल की जरूरत नहीं? कोई जरूरत नहीं है, किसी को कोई जरूरत नहीं है डोमिसाइल की। डोमिसाइल की सिर्फ उन्हीं को जरूरत है जो एनआरआई है। जज़ाकल्लाह। जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हम बात कर रहे थे हाँ, तो ये ऑल इंडिया कोटा में जब इस लड़की ने अप्लाई किया तो वहाँ पर उसके मार्क्स है 129, और वहाँ पर ये जनरल में आएगी क्योंकि इसके पास बीसीई सर्टिफिकेट है। तो बीसीई सर्टिफिकेट ओबीसी में नहीं आता, किसी रिजर्वेशन में नहीं आता। ये सिर्फ 2 ही स्टेट में वैलिड है, तेलंगाना और एपी में। 4%, वो भी एक्चुअली ओनली फॉर मुस्लिम शेख जो कम्युनिटी है उनके लिए ही है। तो इसीलिए जो है ना उनको ऑल इंडिया कोटा में वो एक्सेप्ट नहीं करा है, क्योंकि वहाँ का जो मिनिमम कट ऑफ है 137 है और इस बच्ची के जो मार्क्स हैं वो 137 तो नीचे हैं, इसीलिए वो एक्सेस नहीं मिल रहा है उसको।
लेकिन KNRHS में उसको एक्सेस इसलिए मिला कि BCE का उसका रिजर्वेशन है यहाँ पर। ओके। तो BCE का यानी रिजर्वेशन का जो कट ऑफ दिया गया है 107 मार्क्स है। तो 107 मार्क्स जब आप यानी वो है तो 128 107 से बढ़ के हो गया ना, तो इसीलिए जो है उसको रजिस्ट्रेशन का एक्सेस मिला है KNRHS। चलिए, ये एक और हमारे उनका सवाल था, ऑल इंडिया कोटा रजिस्ट्रेशन फीस कितनी है? ये शायद आपने जवाब अभी बता दिया ना, फिर 1000 चलिए एक बार फिर बता देंगे। रजिस्ट्रेशन के 1000 रुपये है और आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है, जिसको काशन डिपॉजिट भी कहा जाता है, वो 10,000 है। तो टोटली आपको 11,000 जो है ना ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा, जिसमें से 1,000 आपके नॉन रिफंडेबल है, वो आपको वापस नहीं आएंगे। एक और हमारे साथ कॉलर जुड़ रहे हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मेरा सवाल ये है कि ऑल इंडिया काउंसिल में हम OBC में कर दिए अप्लाई, ठीक है, और OBC सर्टिफिकेट नहीं है हमारे पास, तो क्या हम ऑटोमेटिक जनरल कैटेगरी में चले जाएंगे सर? बिल्कुल, आप ऑटोमेटिक जनरल में चले जाएंगे, आपके एप्लीकेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका एप्लीकेशन कैंसिल नहीं होगा। जब तक आप अपना सर्टिफिकेट नहीं देते, जब तक जो है ना आपको रिजर्वेशन में कंसीडर नहीं किया जाता, और जब तक आप रिजर्वेशन में कंसीडर नहीं होते, जब तक आप ओपन कैटेगरी में ही रहते हैं, जनरल कैंडिडेट ही कहलाएंगे। और इसमें फीस रिफंडेबल होने का कुछ चांसेस है सर? नहीं, पूरी फीस जो है ना आपको जो रजिस्ट्रेशन की 1000 रुपये है वो नॉन रिफंडेबल है, और 10,000 आप जो काशन डिपॉजिट रखे हैं, जिसको सिक्योरिटी डिपॉजिट भी कहा जाता है, वो आपको जो है ना अब यानी अगर एडमिशन नहीं मिला है आपको, या अगर एडमिशन जो है ना आखिरी राउंड तक के आपको नहीं मिला है, तो वो आपको 2-3 महीने के बाद, जो काउंसलिंग क्लोज होने के 2-3 महीने के बाद में जिस अकाउंट से आपने अमाउंट पे किया था उस अकाउंट में रिटर्न हो जाए, वो रिफंड हो जाएंगे। वो अभी तो हम लोग 5,700 रुपए ऑल इंडिया काउंसलिंग के तरह OBC में करे तो इसने दिए सर। जी वो गलत किए हैं। अलबत्ता अगर वैसी कोई जरूरत पड़ेगी तो वो आपसे पूछेगा, आपको जो है ना आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपने दिया है ना उनको, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज आएगा कि आप चूंकि वो उसी में आते हैं, जनरल कैटेगरी में आते हैं, इसीलिए आप अपनी फीस जो है ना 1000 रुपया पे कीजिए और काशन डिपॉजिट को 10,000 कीजिए, तो फिर आपका जो बैलेंस अमाउंट है ना वो आपको फिर से वो करना पड़ेगा। वो आपको मैसेज आएगा, फोन के ऊपर मैसेज आएगा। जी, अच्छी बात। हम इस मैसेज के लिए कितने दिनों तक वेट करना सर? अभी तो ये क्लोज ही नहीं हुआ ना, अभी तो रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ, आपका वेब ऑप्शन शुरू ही नहीं हुआ ना। वेब ऑप्शन तो 22 से शुरू होने वाले हैं, कल से शुरू होने वाले हैं। अभी रजिस्ट्रेशन 20 तारीख से शुरू हुआ है, फर्स्ट राउंड का है ये। तो जैसे ही ये यानी रजिस्ट्रेशन क्लोज होगा तो आपको यानी वेब ऑप्शन शुरू होने से पहले आपको मैसेजेस आ जाएंगे। तो उम्मीद की जा सकती है कि 1-2 दिन में आपके पास में मैसेज बिल्कुल आ आता है। अगर मैसेज नहीं भी आता है तो आपको कोई परेशानी की बात नहीं, जब आपको एडमिशन दिया जाएगा, जब वो कॉलेज में आप एडमिशन लेंगे उस वक्त भी आप इसको जो है ना मेड गुड कर सकते हैं आप। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया सर, मैं बहुत परेशान थी। नहीं, परेशानी की कोई बात नहीं है, आपने कोई गलती नहीं की है। आप लोगों की परेशानी को देखते हुए मुंसिफ टीवी की तरफ से प्रोग्राम शुरू किया गया है। जी, जज़ाकल्लाह खैर सर, जो भी आप लोग कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। आमीन। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये सवाल फीस का तो अभी हमने डिस्कस कर लिया है, दोनों हो गया है। और लड़की का भी हमने बता दिया कि BCE का यहाँ पर उसको एक्सेस है KNRHS में, चूंकि उसके मार्क्स जो है ना 129 है, तो 107 से ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पर एक्सेस है। ऑल इंडिया कोटा में चूंकि वहाँ का जो कट ऑफ है जनरल का वो 137 है, इसीलिए उस एक्सेस में नहीं है, तो ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। तो जिसके मार्क्स 137 नहीं है वो ऑल इंडिया में, अगर रिजर्वेशन नहीं है तो रिजर्वेशन है, आप OBC हैं, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है तो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर ये नहीं है, आप OBC नहीं है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कुछ नहीं है समझिए आप, तो फिर आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। आप जनरल में आएंगे, जनरल के लिए आपको 137 मार्क्स स्कोर करना जरूरी है। ओके, एक और सवाल हमारे कॉलर ने किया था कि स्टेट कोटा में KNRUHS का एक कैटेगरी में MBBS और BDS के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 14 जुलाई को खत्म हुआ, तो अब एडमिशन प्रोसेस कब से शुरू होगा और आगे कैंडिडेट्स को किन किन मराहिल से गुजरना पड़ेगा? ये अनरिजर्व कोटे का झगड़ा क्या है? जी, सबसे पहले तो जो है ना पहला जो सवाल है वो हमारी रजिस्ट्रेशन की डेट क्लोज हो गई, इमीडिएट जो है ना इसकी लिस्ट डिक्लेयर होनी चाहिए थी, जिसको हम प्रोविजनल लिस्ट कहते हैं, जो जिन कैंडिडेट्स ने रजिस्टर करवाया। इस साल का जो हमारा जो ऑफिशियल न्यूज़ है तो ऑथेंटिक सोर्सेस है कि 23,000 कैंडिडेट्स ने KNRHS के तहत रजिस्ट्रेशन करवाया है, 23,000 कैंडिडेट्स ने। और सीटें यहाँ पर कितनी हैं? सीटें यहाँ पर 8,340 है। ओके,
तो उसमें से हम ऑल इंडिया कोटा के अगर से सीट निकाल देते हैं तो 7,600 के करीब में कुछ आ जाती हैं वो। तो जाहिर है कि 23,700 मतलब चार के हिसाब से जाएगा, एक सीट 4 बच्चों में डिवाइड हो गया, इस हिसाब से जाएगा समझिए। लेकिन उसमें मैनेजमेंट कोटा भी है, कन्वीनर कोटा भी है और MBBS भी है, BDS भी है, सारी चीज़ें डिवाइड होने के बाद में जो है ना अभी एग्जैक्ट किसी फिगर पर अराइव होना मुश्किल हो जाता है, एक चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि चूंकि अभी लिस्ट रिलीज़ नहीं हुई है तो इसकी वजह हमारे पास अब काउंसलिंग थोड़ा डिले भी होगी। उसका रीज़न ये है कि जैसा कि उसे जिसने भी सवाल किया है UR कोटा का झगड़ा क्या है इसके ऊपर हुआ है। देखिए दरअसल क्या था, हमारा स्टेट जब बाइफर्केशन हुआ है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जब आंध्र प्रदेश से AP और तेलंगाना जो बना अलग अलग हुआ 2014 में 2 जून को, तो उस वक्त जो है ना हमारे पास 3 यूनिवर्सिटीज़ थे आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में 3 लोग, उसको हम कहते थे लोकल एरिया। लोकल एरिया के माने ये है कि OU एरिया, AU एरिया और SVU एरिया। तो OU एरिया के माने है उस्मानिया यूनिवर्सिटी जो तेलंगाना को डील करता है, जो तेलंगाना के जितने डिस्ट्रिक्ट है उनको डील करता है। ऐसे AU जो है ना वो आंध्रा के जितने डिस्ट्रिक्ट हैं उनको डील करता है। इस पे करेंगे, लेकिन अपने कॉलर का सवाल लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, बताइए अपना सवाल बताएं। हम प्रेफरेंस लिस्ट कैसा बनाना सर, नहीं ऑल इंडिया में और स्टेट में दोनों के लिए? जी नहीं, देखिए प्रेफरेंस लिस्ट का जो मामला है ना वो हम लोग कभी भी जो है ना किसी को नहीं देते हैं, क्योंकि हर एक की अपनी अपनी सोच होती है, अपनी अपनी स्टैंडर्ड्स होते हैं, अपनी अपनी यानी वो होता है क्या बोलना चाहिए, पसंद होती है। तो प्रेफरेंस हम इसलिए भी नहीं देते कि अगर खुदा ना खास्ता हमारी पसंद के एतबार से आपको कल के दिन कोई नुकसान पहुंच गया तो जाहिर है कि हम मुरुद इल्ज़ाम ठहर जाते हैं। तो प्रेफरेंस लिस्ट तो आपको ही बनानी पड़ेगी। ऑल इंडिया कोटा में तो सारे के सारे गवर्नमेंट कॉलेज ही पार्टिसिपेट करते हैं, तो आपको जो है ना वहाँ पे सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब अगरचे आप स्टेट के बाहर नहीं जाना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल तेलंगाना से बाहर नहीं जाना चाहते हैं, तो आप सिर्फ तेलंगाना के कैंडिडेट से कॉलेजेस को ही जो है ना आप वो ऑप्ट कीजिए, उन्हीं कॉलेजेस के नाम दीजिए। और नहीं स्टेट के बाहर भी जाके आप पढ़ना चाहते हैं तो उसके बाहर के भी आप दे सकते हैं। आप एम्स में दे सकते हैं, BB नगर एम्स आपका जो है ना अगर आपका स्कोर उतना है फर्ज कीजिए तो 600 अबव अगर स्कोर है आपका तो आप BB नगर एम्स हमारे तेलंगाना में ही है, जस्ट 20-30 किलोमीटर की दूरी पर है, तो वो भी दे सकते हैं आप। नहीं अगर आप बाहर के एम्स में भी जाके पढ़ना चाहते हैं, अच्छी तालीम हासिल करना चाहते हैं तो आप एम्स के नाम दे सकते हैं। जिपमर के 2 कॉलेजेस हैं जो पुडुचेरी में है, एक पुडुचेरी में है एक कराईकल में है, तो यहाँ के जो स्टैंडर्ड होते हैं बहुत ही हाई स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो इस एतबार से जो है ना प्रेफरेंस तो आप यही को बनाना पड़ेगा, चाहे वो ऑल इंडिया कोटा का हो या चाहे जो है ना स्टेट का हो। स्टेट में भी मैं तो हमेशा सबसे यही कहता हूँ कि आप गवर्नमेंट कॉलेज को जो है ना प्रीफर कीजिए, चाहे वो इसी साल क्यों ना शुरू हुआ हो, क्योंकि कॉलेज तो इस साल शुरू हुआ है लेकिन हॉस्पिटल का जो स्टैंडर्ड है वो 15 साल पुराना है। तो वो जो है ना आपको प्राइवेट कॉलेज में वो स्टैंडर्ड नहीं मिलेगा। तो गवर्नमेंट कॉलेज में आपको जितना बेहतर से बेहतर यानी तालीम मिलेगी, आप एक अच्छा डॉक्टर बन के निकलेंगे, प्राइवेट कॉलेज में आप उतनी उम्मीद नहीं कर सकते। तो प्रेफरेंस आप इस हिसाब से, अब मैंने जो आपको एक आइडिया दिया है उस आइडिया के हिसाब से आप अपने कॉलेज के प्रेफरेंस बना सकते हैं। क्या जी अकॉर्डिंग बना सकते हैं सर, या टॉपर के लिहाज से, क्योंकि मार्क्स बहुत कम है ना सर? मार्क्स कितने हैं? 415 है सर। 415 है। नहीं देखिए आप अपने हिसाब से जो है ना बना लीजिए, ये ज़रूरी नहीं है कि आप जितने कॉलेज ऑप्ट किए सब में जो है ना उनको आपको एडमिशन मिल जाएगा। अगर 415 तक कट ऑफ जाता है और जिस कॉलेज में उनका रैंक या मार्क्स बैठते हैं तो वही कॉलेज उनको अलॉट होगा, उसके ऊपर का कॉलेज अलॉट नहीं होगा। आप चाहे कोई भी कॉलेज दीजिए आप, तो हम तमाम कॉलेजेस से डाल सकते हैं सर? बिल्कुल डाल सकते हैं। आप स्टेट में 55 कॉलेज है, 55 कॉलेज के नाम डालिए, आपको कोई बाहर नहीं है डालने के लिए। आप अप्लाई तो सब में कर सकती हैं, लेकिन जिन कैटेगरी में वो मतलब होंगे उन्हीं के हिसाब से उनको ले लिया जाएगा। जी जी। और ये MBBS और BDS कॉलेजेस के अलग अलग होंगे सर? बिल्कुल बिल्कुल। पहले MBBS के वेब ऑप्शंस आएंगे, फर्स्ट फेज या सेकंड फेज कंप्लीट होने के बाद BDS का नोटिफिकेशन आएगा वेब ऑप्शंस के लिए। तो मतलब ये है कि 2 बार अगरचे बच्चे जो है ना एडमिट हो गए MBBS में, तो मतलब ये है कि ऊपर के सारी जो है ना क्रीमी लेयर है वो ख़त्म हो गया है। अब BDS के लिए नीचे के जो बच्चे हैं वो लोग अप्लाई करेंगे, इसीलिए पहले MBBS के एडमिशन होंगे, उसके बाद BDS के होंगे। रजिस्ट्रेशन एक ही रहेगा ये। तो हम ठीक है अनरिजर्व कोटा को लेकर चल रहे थे। तो फिर मैंने बताया कि OU में तेलंगाना के लोग आते हैं, कैंडिडेट्स आते हैं, AU में आंध्रा के कैंडिडेट्स आते हैं और SVU में रायलसीमा के कैंडिडेट्स आते हैं।
तो हमारे पास जो 3 लोकल एरियाज थे, ये 3 लोकल एरियाज एक दूसरे के लिए अनरिजर्व थे। तो जब बाइफर्केशन हो गया, तो बाइफर्केशन हुआ तो 2014 2 जून को जाना एक एग्रीमेंट बना था कि 10 साल के लिए बाइफर्केट तो हम हो रहे हैं, लेकिन 10 साल के लिए तालीमी मैदान में हमारे कोई रूल्स रेगुलेशन तो नहीं बदलेंगे, हम उसी रूल्स एंड रेगुलेशन पर चलेंगे जो बाइफर्केशन से पहले के थे। तो हम उसी रूल्स पर चल रहे थे, लेकिन उसमें आहिस्ता से जो है ना एक पॉइंट निकल आया, एक जो है निकल ये आया। हमारे हेल्थ मिनिस्टर हरीश राव साहब ने एक बड़ा अच्छा पॉइंट निकाला है उसमें, कि उन्होंने कहा कि भाई जिस वक्त हम बाइफर्केट हुए थे तो उस वक्त हमारे पास कम, उस वक्त हमारे पास 20 कॉलेज थे। ठीक है। तो 20 कॉलेज में जितनी भी सीट्स थी उन सीट्स के लिए आप योर ले लीजिए। अब इसके बाद में जो आप यानी सीट्स हमारे कॉलेज बड़े हैं या सीट्स बड़े हैं, उनमें आपका कोई हक नहीं होता। जैसे अगर मैं एक छोटी सी आपको मिसाल दूं, जो लोग मुस्लिम हैं वो लोग समझेंगे, अगर नॉन मुस्लिम है तो उनको समझ में नहीं आएगा। मिसाल के तौर पे लड़की का जो है ना एक वो होता है, क्या माँ बाप की जायदाद में हक होता है। तो वो किसकी जायदाद पर होता है? बाप की जायदाद पर होता है। अब उसके बाद में जो है ना बाप के बाद से जब भाई वगैरह बाइफर्केट हो गए, बच्ची भी बाइफर्केट हो गई। होने के बाद में क्या हुआ कि भाइयों ने कुछ कमाना शुरू कर दिया, तो उनके पास कुछ करोड़ों रुपये आ गए। तो अब जाहिर है कि ये लड़की जो है ना, बहन जो है ना, भाइयों के पैसे पे तो जो है ना हक वो कर सकती है ना। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है, जब तक कि हम मिलके थे वहाँ पर जो यूनिवर्सिटीज़ थी या कॉलेजेस थे उसमें जितनी सीट्स थी उसमें आप योर ले लीजिए। लेकिन इसके बाद में जो आए ये हमारी मेहनत से आए हैं, हमारी मेहनत में आपका क्या दखल है? सही बात है। जिसको हम लड़की का तड़का बोलते हैं, उसको तड़के में जो है ना जाहिर है, तो इस एतबार से जो है ना इन्होंने क्या किया, एक जीओ इशू किया। पहले तो जो है 371D आर्टिकल को जो है ना वो बेस करके एक जीओ 72 इशू किया, जिसमें इन्होंने कहा कि भाई हमारे पास जो 20 मेडिकल कॉलेज बाइफर्केशन से पहले थे उन्हीं मेडिकल कॉलेज में आपको हम एडमिशन देंगे, बाकी के जितने भी हैं उसमें आपको यूआर नहीं मिलेगा, अनरिजर्व कोटा नहीं मिलेगा। किसको? आंध्रा के बच्चों को और श्री वेंकटेश्वरा के बच्चों को। ये सबसे बड़ी हमारी शूमीय किस्मत ये है कि तेलंगाना के कोई बच्चे जो है ना वहाँ जाके पढ़ने के लिए तैयार नहीं होते, चाहे यूआर में चले जाइए या आली AEQ के जरिए जाइए, नहीं जाना चाहते। लेकिन वहाँ का कोई बच्चा यहाँ की एक सीट छोड़ना नहीं चाहता। तेलंगाना में सारे जो है ना आंध्रा के, रायलसीमा के बच्चे आके सीट लेते हैं। उस्मानिया भी अपने आप में एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है और यहाँ का स्टैंडर्ड भी है, और यहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड सबसे खास तौर से हैदराबाद में जो रहना चाहते हैं उनका एक लिविंग स्टैंडर्ड है। तो उस एतबार से जो है ना उन्होंने क्या किया कि भाई इसमें हमारे तकरीबन 600-700 बच्चों का लॉस हो रहा है। तो उन्होंने कोर्ट को अप्रोच किया, तेलंगाना कोर्ट को अप्रोच किया। ये कैंडिडेट है, लड़की है, वो अप्रोच की कि मैं लास्ट ईयर जो है ना मेरे को सीट मिल रही थी लेकिन मुझे तेलंगाना में सीट चाहिए थी, इसीलिए जो है ना मैंने गिव अप किया करके फिर उसको रिपीट किया है। अब मुझे जबकि तेलंगाना की अच्छी कॉलेज में सीट मिलने के इम्कानात आ गए हैं, तो ये अगर चाहिए लागू होगा तो मुझे जो है ना मेरी पसंद की कॉलेज नहीं मिलेगी, तो वो कोर्ट में केस डाली है। तो उसके लिए जो है ना हमारी तेलंगाना गवर्नमेंट 9 अगस्त तक के कोर्ट से टाइम मांगी है। तो अच्छा, इसको देखकर आंध्रा के जो गवर्नमेंट है उन्होंने भी यही डिक्लेयर कर दिया कि 15% में हमारे पास जो 2014 से पहले जो कॉलेजेस थे उसी में जो है ना हम देंगे। लेकिन उन्होंने एक और कंडीशन ये लगाया कि 2014 में जितनी कॉलेज की जितनी सीट थी 14 में वही सीट पर यूआर देंगे। बाद में जो सीट्स बढ़ी हैं, मतलब वही कॉलेज वही है लेकिन उनमें सीट बड़ी है 14 के बाद में, उन सीट पे आपका हक नहीं होगा। तो कुछ और पहले आंध्रा के कॉलेज में मान लीजिए 50 सीट थी, वो 50 में तो वो अपना वो रिजर्व हमारा था वो देने के लिए तैयार है। लेकिन अगर सीटें 70 हो गई हैं तो वो 50 में ही देंगे, बाकी अपने कैंडिडेट देंगे। हम ऐसा नहीं है, हम बोलेंगे हमारी कॉलेज 20 थी ना, 20 में जितनी भी आयदान डेट जितनी भी सीट्स हैं हम देने के लिए तैयार हैं। तो अब वो देखना है 9 अगस्त को जो है ना हियरिंग है, तो वहाँ पे क्या होता है उसके बाद ही जो है ना मालूम होगा कि यूनिवर्सिटी के आगे के यानी पायदान क्या रहेंगे यूनिवर्सिटी। अच्छा, एक और सवाल हमारे कॉलर का था, लेकिन मुझे लगता है कि इसका जवाब भी आप दे चुके हैं जी। उन्होंने पूछा था क्या एडमिशन क्या MBBS और BDS के साथ साथ होंगे या फिर दोनों के अलग होंगे? हाँ, वो अभी बताया ना, अभी उनका जवाब दिया। अगर अलग होंगे तो क्या BDS के लिए कैंडिडेट से अलग से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा? ये इसको हमने नहीं बताया था। देखिए, हमारा जो रजिस्ट्रेशन होता है वो 3 हिस्सों में होता है। एक होता है कन्वेंडर कोटा का रजिस्ट्रेशन, एक होता है मैनेजमेंट कोटा का रजिस्ट्रेशन, और एक होता है आयुष का। तो कन्वेंडर कोटा में जो रजिस्ट्रेशन होता है जिसको हम ACAT कहते हैं वो भी MBBS BDS के लिए होता है।
जिसको हम गवर्नमेंट सीट्स कहते हैं, फ्री सीट कहते हैं। और मैनेजमेंट कोटा में भी जो रजिस्ट्रेशन होता है वो भी MBBS और BDS दोनों का मिलाकर कॉमन रजिस्ट्रेशन होता है, जिसको हम पेमेंट सीट कहते हैं। और आयुष का जो है ना वो आयुष के लिए उनका अपना होता है, 4 कोर्सेस हैं आयुष के हमारे, उसके लिए। तो अब यहाँ पर आप ये कैटेगरी में जो आपने रजिस्ट्रेशन करवाया, सिंगल रजिस्ट्रेशन दोनों के लिए अप्लीकेबल है, MBBS और BDS दोनों के लिए अप्लीकेबल है। BDS के लिए आपको अलग से रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक और हमारे एक कॉलर थे, एक लड़का हैं, उन्होंने सवाल पूछा है कि इस साल वो नीट एग्जाम में क्वालिफाई नहीं हो पाए और मतलब मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो थे वो स्कोर नहीं कर पाए। अच्छा जी। इसलिए वो विदेश में जाकर MBBS करना चाहते हैं, तो इसका तरीका क्या है और कैसे वो जो है इसको जानना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि चाहे आप हमारे देश में MBBS हासिल करना चाहो, हाँ, या विदेश में करना चाहो, अपने स्टेट में करना चाहो, किसी और स्टेट में करना चाहो, आपको नीट में मिनिमम मार्क्स लेके क्वालिफाई होना ज़रूरी है। अगर आपके नीट के मार्क्स जो है ना वो मिनिमम नहीं है, आप क्वालिफाई नहीं हुए हैं, तो आप विदेश को भी नहीं जा सकते। अदर कंट्रीज़ की यूनिवर्सिटीज़ भी जो है ना आपको नीट में क्वालिफाई नहीं हुए हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं करती है। कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर वो एक्सेप्ट करती हैं, लेकिन वहाँ से आप ग्रेजुएशन करने के बाद, मतलब डॉक्टर बनने के बाद, आप अपने देश में आके प्रैक्टिस नहीं कर सकते। या तो वहीं पर रह के करना पड़ेगा, या फिर वहाँ से किसी और देश में जाके वहाँ का अगर कोई एग्जिट टेस्ट वगैरह है वहाँ का, तो वो देके जो है ना आपको करना पड़ेगा। तो इस एतबार से अगर आप नीट में क्वालिफाई नहीं हुए हैं तो आप विदेश को भी नहीं जा सकते। अब रह गया सवाल, अगर कोई क्वालिफाइड बच्चे हैं जिसके मार्क्स कम है और यहाँ पर नहीं मिल सकता है, या फिर किसी का जो है ना पेमेंट करने का मैनेजमेंट कोटा में उतनी गुंजाइश नहीं है, तो बाहर जो है ना 15 लाख 20 लाख में भी सीट पूरा पैकेज जो है ना कुछ यूनिवर्सिटीज़ डील कर रही हैं। हाल ही में एक यूनिवर्सिटी आई थी, मैं नाम निकल लूँगा क्योंकि अच्छा नहीं रहता, वो 12 लाख का जो है ना ऑफर दे रहे हैं। 12 लाख में आप MBBS बन के निकल जाइए 5 साल का कोर्स करके। तो इस एतबार से अगर जाना चाहते हैं तो आप जो है ना उनके यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव हैं, कॉलेजेस के रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप अब्रॉड कंसल्टेंट्स को जो है ना कांटेक्ट कीजिए। प्राइवेट हैं लोग, लेकिन ये देखिए कि जेन्युइन है नहीं है। कई ऐसे हैं जो यानी खोल के तो दुकान बैठ गए हैं, जी हाँ, दो बैठे हैं। तो आप जो है ना अब्रॉड कंसल्टेंट के थ्रू यूनिवर्सिटी जा सकते हैं। लेकिन बेहतर तो मैं ये कहता हूँ कि जो डेलीगेशन आता है अब्रॉड यानी यूनिवर्सिटीज़ का, उस डेलीगेशन से जो है ना आप कांटेक्ट कर लेंगे, यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिए, बेहतर रहेगा। अभी इसमें एक सवाल आया था, बीच में ही आपने उसका जवाब दिया, लेकिन मुझे लगता है कि उसे और एलोबरेट करने की जरूरत है थोड़ा सा। आपने कहा कि विदेश में जो MBBS करते हैं वो इंडिया में आके प्रैक्टिस नहीं कर सकते। जी, कौन जो नीट पास करके नहीं गए हैं, मतलब नीट क्वालिफाई होके नहीं गए हैं। अगर नीट क्वालिफाई होके गए हैं तो आप आगे फिर यहाँ पे, अच्छा नहीं, अच्छा सवाल, अच्छा हाँ सवाल अच्छा है जी। MBBS कर लिया उन्होंने बाहर से, जी, वो देश में आते हैं तो उनको वापस आने के बाद क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर देखिए, ये बड़ा अच्छा सवाल है, ये टेक्निकल पॉइंट था, मेरे दिमाग से भी निकल गया था। देखिए, चाहे आप बाहर MBBS करके आएंगे अदर कंट्रीज में, तो आपको ये ज़रूरी हो जाता है कि यहाँ पर एक एग्जिट टेस्ट होता है इंडिया का, जिसको हम नेक्स्ट कहते हैं, उसमें आपको क्वालिफाई होना जरूरी है। और उसके लिए जो है ना आपको 2 साल का फिर इंटर्नशिप भी करना पड़ेगा। आप बाहर MBBS तो कर लिए, आप 5 साल का कोर्स हो गया आपका, लेकिन इंटर्नशिप के 2 साल और यहाँ पर आपको करने पड़ेंगे। एक जो है ना MCC आपको यूनिवर्सिटी देगा, वहाँ पर आपको करना पड़ेगा, और दूसरी जो है ना आप अपने हिसाब से जो है ना जो कोई भी यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करके वहाँ पर कर सकते हैं। तो 2 साल इंटर्नशिप करने के बाद नेक्स्ट में आपको पास करना ज़रूरी है। अगर आप नेक्स्ट पास नहीं करते हैं, जब तक आप पास नहीं करते हैं, तो इंडिया में आप प्रैक्टिस करने के हकदार नहीं होते। तो आपको नेशनल एग्जिट टेस्ट जिसको हम कहते हैं ना, वो पास करना जरूरी है, जो बच्चे बाहर से MBBS करके आए हैं उनके। तो क्या यही वजह है कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो ज़्यादातर बाहर चले जाते हैं? हाँ, देखिए, बाहर भी हम अगर जाते हैं तो वहाँ पर भी जो है ना, आप जैसे अमेरिका कोई चले गए समझिए, तो USMLE पास करना ज़रूरी है उनको वहाँ पर। तो हर देश का जैसा वहाँ पे शाह फैसल मेडिकल कॉलेज है, PG करने के लिए आप गए हैं, तो वहाँ अरेबिया का जो रूल है उसका टेस्ट पास करना पड़ेगा। तो इस एतबार से जो है ना, आप किसी भी कंट्री में जाएंगे, किसी दूसरी कंट्री से MBBS करके, जो आपकी कंट्री की डिग्री नहीं है, तो वहाँ पर वहाँ की कंट्री का जो यानी एग्जिट टेस्ट होता है, एंट्रेंस टेस्ट जिसको हम कहते हैं, वो पास करना ज़रूरी है। मेरा सवाल ये है कि कैंडिडेट्स अक्सर जो है वो विदेश में MBBS करना क्यों पसंद करते हैं, जबकि हमारे पास इतने अच्छे मेडिकल कॉलेजेस हैं, और उसके बावजूद वो इतने सारे बेहतर कॉलेज छोड़ के विदेश में पढ़ना क्यों पसंद करते हैं? जबकि जहाँ तक मैं समझता हूँ कि यहाँ से ज़्यादा महंगा ही पड़ता होगा उनको। नहीं पड़ता, यही तो है, नहीं पड़ता, यही तो मैं आपको बता रहा था। देखिए,
हमारे पास जो है ना बहुत बड़ा यानी सब्जेक्ट है बहुत ही, उसके लिए तो पूरा एक एपिसोड हमारे को उसी पे करना पड़ेगा। हमारे पास अगर कोई एक मेडिकल कॉलेज खोलना चाहता है, समझिए फर्स्ट की खोलना चाहता है, उसको 400 करोड़ का खर्च करना पड़ेगा। जब भी वो एक मेडिकल कॉलेज खोलेगा 400 करोड़ का खर्च करना पड़ेगा, जब भी जाके हमारे पास एक मेडिकल कॉलेज खुलती है। जबकि बाहर ऐसा नहीं है, बाहर जो है ना किराए की एक बिल्डिंग ले लीजिए, आप शॉपिंग मॉल ले लीजिए, उसमें जो है ना एक कॉलेज बनाइए, उसको यूनिवर्सिटी कहेंगे वो लोग। तो इस एतबार से क्या होता है, अब क्लिनिकल नॉलेज के लिए वो किसी हॉस्पिटल से टाई अप कर लेते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है, हॉस्पिटल भी आपका होना चाहिए, कॉलेज भी आपका होना चाहिए। अगर आपके पास 150 बच्चे पढ़ रहे हैं तो कम से कम 200 का स्टाफ होना चाहिए आपका। ये सारे कंडीशन जो है ना, तो हमारा बहुत, तो हमारी तालीम जो है ना बड़ी महंगी है। तो वहाँ पे बाहर जो है ना इतनी महंगी तालीम नहीं है, तो वहाँ पर लोग जो है ना बहुत, अभी जैसे मैंने कहा कि हाल ही में जो डेलीगेशन आया था, बोला कि 12 लाख में हम आपके बच्चों को जो है ना ऑफर कर रहे हैं, आइए। तो बच्चा जो है ना यहाँ पर 70 लाख रुपया देकर बी कैटेगरी में लेता है तो सीट, या सी कैटेगरी में जो है ना 1.5 करोड़ दे के लेता है, तो वो तो बोलेगा कि 12 नहीं 25 जाने दीजिए, डबल कर लीजिए, तो मैं बाहर जाके पढ़ लूँगा। रहेगा सवाल नेक्स्ट पास करने का, आके 2 महीने 2 साल और कोशिश कर लूँगा, करके एग्ज़ाम पास कर लूँगा और मैं डॉक्टर बन जाऊँगा। तो इस एतबार से जो है ना बाहर बच्चे जो बाहर जाके पढ़ना पसंद करते हैं, यूजी की बात कर रहा हूँ, पीजी के लिए बाहर इसलिए जाते हैं, जैसे मेरी लड़की है वो MRCM कर रही है, तो रॉयल कॉलेज लंदन से कर रही है, तो उसके डिग्री का जो यानी एक वो है स्टैंडर्ड है, उसका जो एक इम्पोर्टेंस है वो दूसरी कंट्रीज़ की डिग्री से बहुत ऊंचा है, क्योंकि बहुत पुरानी कॉलेज है रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स एंड फिजिशियंस एंड मेडिकोज, जो है ना बहुत पुरानी कॉलेज है ब्रिटिश की। तो अक्सर लोग जो है ना वो पीजी के लिए है, वो यूजी के लिए तो जो है ना बाहर जो जाना चाहते हैं वो सिर्फ अपने पैसे बचाने के लिए, और यहाँ पे जो मैक्सिमम मार्क्स स्कोर नहीं कर सके, जिनको यहाँ पे सीट नहीं मिल रही है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ। अब आप मैंने बताया कि हमारा स्टेट जो है ना सबसे लोएस्ट मार्क्स का कट ऑफ जाता है हमारा, अदर स्टेट में आप जाएंगे तो 620 का कट ऑफ है, 589 का कट ऑफ है। तो ऐसे बच्चे जो है ना जो उतना स्कोर नहीं किए हैं, तो वो लोग ये चाहेंगे कि भाई मेरा 1 साल ख़राब नहीं हो, मैं तो जो है ना बाहर चले जाके पढ़ूंगा, और मेरी फीस भी बच रही है, पैसे कम हो रहे हैं मेरे को, तो चले जाएंगे, ऐसा है। ओके, सवाल है कि क्या तेलंगाना के कैंडिडेट आंध्र प्रदेश की काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। अभी मैंने बताया कि यूआर अनरिजर्व कैटेगरी में जो 2014 से पहले उनके पास कॉलेजेस थी और जितनी उसमें सीट्स थी उसी में जो है ना 15% अनरिजर्व कोटा में आपको कंसिडर किया जाएगा, अगर आपका रैंक और मार्क्स जो है ना 15% मेरिटोरियस में आता है तो। मगर जनरली जो है ना हमारे तेलंगाना के बच्चे तो हैदराबाद के बाहर नहीं जाना चाहते, तो आंध्रा में जाके क्या पढ़ेंगे बताइए। अच्छा, क्या गवर्नमेंट कॉलेज में जो कैंडिडेट्स हैं वो पेमेंट सीट ले सकते हैं? नहीं, देखिए ये एक अजीब सा वो क्रिएट हो गया है, माहौल क्रिएट हो गया है। आज तक जो है ना गालिबन, हो सकता है कि मेरी नॉलेज में नहीं हो, लेकिन जहाँ तक मुझे मालूमात है कि इंडिया में किसी गवर्नमेंट कॉलेज में सीट प्राइवेट नहीं हुई है, यानी पेमेंट सीट नहीं हुई है जिसमें पैसे देके आप सीट खरीदेंगे। ये प्राइवेट कॉलेज में ही होता है, जिसको मैनेजमेंट कोटा कहते हैं। लेकिन इस साल जो है ना आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के जो चीफ मिनिस्टर हैं जगन साहब, उन्होंने एक नई कहानी बना दी है कि इस साल जो है ना उनके पास 5 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस आए हैं, 5 आंध्रा में। तो उन 5 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में उन्होंने एक रूल बना दिया है कि 50% जो यानी सीट्स हैं वो कन्वेंटर कोटा को देंगे, जैसे प्राइवेट कॉलेज के देते हैं कन्वेंटर कोटा, ये कैटेगरी को देंगे। और 50% जो सीट्स हैं उसमें 35% बी कैटेगरी को देंगे, जिसको वो कह रहे हैं कि सेल्फ फाइनेंस सीट कह रहे हैं, और सी कैटेगरी NRI के लिए। तो गवर्नमेंट कॉलेज में जो है ना, और वहाँ पर भी बड़ा जो है ना आहो बका चल रही है कि भाई ये क्या रूल है, गवर्नमेंट कॉलेज बनाने के माने क्या है। गवर्नमेंट कॉलेज बनाते इसलिए है कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन का बच्चा है, जो अच्छा पढ़ता है, उसको जो है ना MBBS आसानी के साथ मिल सके और बगैर पैसे के मिल सके। और अगर ये कर देंगे आप तो फिर गरीब बच्चा तो फिर आगे डॉक्टर बन ही नहीं पाएगा। तो इस तरह से तो अगर देखा जाए तो जितने अमीर लोग हैं वो अपना इस कोटे से जाएंगे और इजीली बिना बिल्कुल आसानी के साथ जाएंगे। जाहिर अब गवर्नमेंट की जो कॉलेजेस हैं उन पर भी कब्जा अमीर लोगों का ही हो जाएगा, तो जिस तरह प्राइवेट कॉलेजेस पे अमीर लोगों का कब्जा है इस वक्त। तो ये इनको नीट पास करने की जरूरत नहीं है, सीधा नहीं पास करने की जरूरत है, लेकिन जो लोअर मार्क लाए हैं, जो कम मार्क्स लेके आए हैं, देखिए ये भी उन्हीं के लिए, ये भी उन्हीं के लिए जो बच्चे। देखिए हमारे पास होता क्या है, कन्वेंटर कोटा में जो है ना पूरा एज पर मेरिट टॉप के जो बच्चे आते हैं ना वो फिलअप हो गए, समझिए आप। अब नीचे के जो बच्चे हैं, कम मार्क्स से जो बच्चे हैं, वो उनको चूंकि गवर्नमेंट में सीट नहीं मिलती है, फ्री सीट जिसको हम ये कैटेगरी में नहीं मिलती है, तो वो जाते हैं फिर पेमेंट सीट के लिए। तो पेमेंट सीट के कौन बच्चे जाएंगे? जिनके मार्क्स कम है। फर्स्ट कीजिए कोई गरीब बच्चे के मार्क्स
थोड़े से कम है समझिए आप, वो गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं जा सक रहा है, तो अगरचे वो फिर गवर्नमेंट अगर इसके ये जो 50% गवर्नमेंट के आप पेमेंट में ले लिए, तो फिर वो इसके माने क्या है कि उसको वो प्राइवेट में जाना उतना ही होगा, उसको गवर्नमेंट में जाना उतना ही हो गया। तो इसके ऊपर तो जो है तमिलनाडु बहुत ज़माने से एक हंगामा करी हुई है, इवन वहाँ की असेंबली में रेजोल्यूशन भी पास हो चुका है इसके खिलाफ कि गवर्नमेंट में, यानी पहले तो नीट के खिलाफ ही हैं वो लोग, तमिलनाडु के जो लोग हैं, गवर्नमेंट है वहाँ के लोग नहीं बता रहा हूँ, गवर्नमेंट खुद खिलाफ है कि नीट जो है ना इस वक्त कैपिटलिस्ट के हाथ में, जो वेल्दी लोगों के हाथ में, जो अमीर लोग हैं उनके हाथों में फंसा हुआ है नीट। तो वही बच्चे जो है ना नीट पास कर सक रहे हैं, कोचिंग ले सक रहे हैं, जो बच्चे जो है ना करोड़पति लोगों के बच्चे हैं, कम से कम लखपति लोगों के बच्चे हैं, गरीब बच्चों के लिए जो है ना एक्सेस नहीं हो रहा है। 300 मार्क्स ला रहे हैं, 280 मार्क्स ला रहे हैं बच्चे, क्योंकि उनका जो स्टैंडर्ड होता है, गवर्नमेंट टीचर क्या पढ़ाएगा, वो अपने हिसाब से पढ़ाएगा। लेकिन जैसे मैं जानता हूं, जैसे दिल्ली के कुछ इंस्टीट्यूट हैं जी, और दिल्ली की जो सरकार है और उत्तर प्रदेश की सरकार है और कई राज्यों में ऐसे मामले हुए हैं, तो उन्होंने अपनी तरफ से उन लोगों को एक मतलब तैयारी कराने के लिए मौका दिया है। जी बिल्कुल। देखिए हर राज्य में ये चीज़ नहीं है। अब जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास जो है ना अभी 27 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं, 27 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में जो आपको फैकल्टी मिलेगी तो वो गवर्नमेंट की अपॉइंटेड होगी। तो अब गवर्नमेंट की अपॉइंटेड फैकल्टी के माने ये हुए कि पे स्केल देना पड़ेगा उनको। पे स्केल के माने ये हुए कि जो है ना हाईएस्ट सैलरी, मिसाल के तौर पे एक प्रोफेसर की सैलरी अगर गवर्नमेंट पे स्केल में 5 लाख आती है तो उनको 5 लाख देना पड़ेगा। तो 27 मेडिकल के कॉलेजेस के लिए ना 27 इंटू हर सब्जेक्ट का एक एक प्रोफेसर ले लेंगे तो कम से कम आपको 30-35 प्रोफेसर की जरूरत पड़ जाएगी, डीन्स की जरूरत पड़ेगी, एसोसिएट प्रोफेसर की जरूरत, असिस्टेंट प्रोफेसर की जरूरत पड़ेगी। तो इस एतबार से जो है ना जिस गवर्नमेंट के पास इतनी गुंजाइश है कि वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को जो है ना इस तरीके से रन कर सकते हैं, वही लोग जो है ना गवर्नमेंट कॉलेज फॉर्म भी करते हैं और चलाते भी हैं। तो क्या यही कॉलेज जो हैं वो स्टेट रन कॉलेज माने जाते हैं? नहीं, स्टेट रन कॉलेज के अलग माने हैं। स्टेट जैसे मिसाल के तौर पर है ना स्टेट हमारे पास जो है ना 3-4 स्टेट रन कॉलेजेस हैं। तेलंगाना में जो है ना 3 मेडिकल यानी ना मेडिकल में ही आते हैं वो, ऐसे जैसे BDS है हमारा, उस्मानिया डेंटल कॉलेज है। उस्मानिया डेंटल कॉलेज में हमारी 3 यूनिवर्सिटी का जो है ना रेशियो है। तो हमारे कॉलर जुड़ रहे हैं जी। हेलो हेलो, क्या आपको आवाज आ रही है? वालेकुम अस्सलाम जी, कौन और कहां से बात कर रहे हैं? हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन और कहां से बात कर रहे हैं? हाँ, आ रही है आपकी आवाज जी। मैं मुगलपुरा से बात कर रहा हूँ। मैं हैदराबाद शहर के मुगलपुरा से बात कर रहा हूँ जी। सवाल बताइए अपना। जी, मेरा सवाल ये है कि नीट में अब जो रैंक लेकर आए हैं, आम जुमरे में जी सुन रहे हैं, में किस रैंक तक जो है जनरल में सीट मिल सकती? नीट में जो एक बार अपना सवाल दोहराइए। के मेडिकल कॉलेजों में जी रवां साल कहाँ तक सीट मिल सकती है? ठीक है, समझ गया मैं आपका सवाल। देखिए दरअसल हमारा जो तेलंगाना में रवां साल आम जुमरे में क्या रैंक लाने वालों को सीट मिल सकती है MBBS कोर्स? जी 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 अभी जी ठीक है, ये भी बताते जी। देखिए दरअसल हर साल होता ये है कि रैंक को तो हम जो है ना कंसिडर इसलिए नहीं करते कि वो सिर्फ दूसरा ये भी सवाल है जी, बोलिए जी साहब, बोलिए। सवाल ये है कि आइंदा साल के लिए लॉन्ग टर्म अगर कोचिंग हम लेना चाह रहे हैं तो क्या आपसे तैयारी करें? उसके लिए इंटरमीडिएट के बाद कौन सी किताबों का मुतालिया करना चाहिए? जी, तो पहले मैं आपको दूसरे सवाल का जवाब दे देता हूं। अगर आप आइंदा साल के लिए तैयारी कर, इस पर अपनी रोशनी डालें तो मेहरबानी। जी हाँ, तो पहले आपका दूसरे सवाल का जवाब ये है कि अगर आप यकीन नहीं रखते कि आपका बच्चा या बच्ची जो भी है वो जो है ना उतने मार्क्स नहीं लेकर आए हैं जिसकी वजह से उनको इस साल एडमिशन मिलेगा, तो आप फौरी जो है ना उनको लॉन्ग टर्म में ज्वाइन करा दीजिए। और कॉलेज शुरू हो चुके हैं, मई के महीने से ही जो है ना कोर्स शुरू हो चुका है लॉन्ग टर्म का। और उसके लिए जो यानी किताबें जो पढ़ने की बात कर रहे हैं, तो नीट का सिलेबस जो है वो सिर्फ NCERT पर ही डिपेंड किया हुआ है। NCERT से हटकर कोई और सिलेबस जो है ना नीट में नहीं पढ़ाया जा रहा है। तो आपके बच्चों को वही किताबें पढ़नी पड़ेंगी जो NCERT की जो है ना अप्रूव्ड है। ठीक है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, कट ऑफ की जो बात कर रहे थे आप, तो रैंक से हमारा कट ऑफ नहीं होता है, हमारे जनरली कट ऑफ जो होता है मार्क्स से होता है। तो लास्ट ईयर का हमारा जो कट ऑफ था 422 मुस्लिम माइनॉरिटी का था, 422 BCE का था,
तो इस साल जो हमारे पास स्टैटिस्टिक्स आई है, क्योंकि अभी KNRHS की लिस्ट बनी नहीं है, जब तक KNRHS की लिस्ट बनती नहीं है, क्योंकि तेलंगाना की जो लिस्ट डिक्लेयर की गई है उसमें कई बच्चों के नाम नहीं है, हमने अपने पिछले प्रोग्राम में बताया था जी। तो अब वो बच्चे भी ऐड हो गए होंगे, और उसमें जो है ना पर्टिकुलरली गल्फ और UAE के जो बच्चे हैं वो सारे के सारे मुस्लिम ही होंगे, तो वो सारे मुस्लिम बच्चे जो है ना ऐड हो जाएंगे इसमें। अदर स्टेट्स में जो बच्चे जाके एग्ज़ाम दिए थे वो लोग भी ऐड हो जाएंगे, तो इस एतबार से जो है ना मुस्लिम बच्चों की तादाद बढ़ जाएगी। तो आज का जो स्टैटिस्टिक्स है उसके एतबार से पिछले साल जो हमारा मार्क्स कट ऑफ गया था 423 या 422 का, उससे इस साल जो है ना कुछ ऊंचा जाने के इम्कानात हैं। ऊंचे से मतलब 10-15 मार्क्स और इजाफा ही जाएगा। तो इसके माने ये हुए कि इस साल जो है ना जो बच्चा 440 या 450 मार्क्स लाया है वो अपने आप को सेफ जोन में कंसिडर कर सकता है। यानी इसके माने ये है कि 440 और 450 के रेंज के जो बच्चे हैं वो माप राउंड में, लास्ट राउंड जो होता है ना, उसमें उम्मीद कर सकते हैं कि उनको MBBS सीट मिल सकती है। तो वरना उसके नीचे के जो बच्चे हैं उनका मामला थोड़ा जो है ना, जब तक अभी लिस्ट नहीं आई KNRHS की, कि एक बार KNRHS की लिस्ट अगर आ गई, देखिए होता क्या है मालूम है, हमारे पास बच्चे जो है ना ये क्लस्टर में पास करते हैं, मतलब एक गुच्छे में पास करते हैं। जैसे 415 मार्क्स है समझिए, 415 में 25 बच्चे रहेंगे, 430 है, 430 में 30 बच्चे रहेंगे, तो 430 रहेगा मार्क एक ही, लेकिन कंसीडर कितने बच्चे होंगे, 30 होंगे। मतलब एक कॉलेज में अगर आपके 90 सीट है तो 1/3 सीट जो है ना खाली 430 के बच्चों को चलेगी। तो इस एतबार से वर्कआउट करना जो है अभी मुश्किल होता है। सीट अगर जब रिलीज यानी स्टेट महीना फाइनल लिस्ट, मेरिट लिस्ट जो डिक्लेयर हो जाएगी ना, तो उसके ऊपर जो है ना इंशाल्लाह बराबर वर्कआउट करेंगे। जब इंशाल्लाह एक अलग प्रोग्राम भी रखेंगे, उसमें बताएंगे कि कहाँ तक जो है ना जनरल कैटेगरी में मिलेगा, कहाँ तक जो है ना मुस्लिम माइनॉरिटी के कैंडिडेट्स को मिलेगा, कहाँ तक BC का कट ऑफ जाएगा, इंशाल्लाह उसमें एग्जैक्ट फिगर बताएंगे। हमारा एक सवाल अधूरा रह गया था, इसको आप पूरा करके इंशाल्लाह फिर प्रोग्राम के इख्तिताम पे पहुंचेंगे। जी। वो स्टेट रन मेडिकल कॉलेज को लेकर, हाँ देखिए, स्टेट रन मेडिकल कॉलेज के माने ये हैं कि हर वो कॉलेज जिसमें जो है ना गवर्नमेंट की तरफ से 3 हमारे जो मैंने पहले बताया 3 लोकल एरियाज हैं हमारे, आंध्रा, OU और SVU का, तो हर एक का जो है ना रेशियो फिक्स कर दिया गया है। तो जैसे हमारे पास डेंटल कॉलेज है समझिए, उस्मानिया डेंटल कॉलेज है, तो उसमें आंध्रा के जो है ना 42%, तेलंगाना के 36% और SVU के 22%। तो ये बच्चे जो है ना उन यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे उसमें एडमिशन ले सकते हैं। इनके लिए ना आपको ना वहाँ पे जो है ना अनरिजर्व कोटा की ज़रूरत होती है, ना आपको लोकल स्टेटस सबमिट करने में, खाली आपका बोनाफाइड सर्टिफिकेट या स्टडी सर्टिफिकेट जो है ना वो काफ़ी है। तो अगरचे वो बच्चे कम पढ़ते हैं समझिए उस यूनिवर्सिटी एरिया के, तो फिर उसको जो है ना दूसरे एरिया के सीट्स में भरा जाएगा। और जैसे डेंटल कॉलेज हो गई और हमारी यूनानी जो कॉलेज है BUMS जिसमें बच्चे हमारे करते हैं, उसमें भी यही 42, 36 और 22 का वो है, उसमें भी अगर सीट बच जाती है, चूँकि उर्दू उसमें कंपलसरी रखी गई है, उर्दू या अरबिक। तो जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं आंध्रा एरिया के, ऐसे वेंकटाचौरा के, तो वो जो सीट्स खाली जाती है तो वो OU के कैंडिडेट से उनको भरा जाता है। ऐसे ही आंध्रा में जो है ना एक MBBS की कॉलेज है जिसको हम कहते हैं सिद्धार्था मेडिकल कॉलेज, ठीक है, वो स्टेट रन कॉलेज है। तो वहाँ पर भी जो है ना ये रेशियो है, MBBS के बच्चों का रेशियो है। हमारे बच्चे जो है ना इस तरफ ध्यान नहीं देते हैं, इसीलिए जो है ना हर साल हमारी सीटें जो है ना खो देते हैं हम। तो वहाँ पर भी जो है ना 42 आंध्रा के बच्चों को MBBS में एडमिशन दिया जाता है, 36% जो है ना तेलंगाना के बच्चों को एडमिशन दिया जाता है, और 22% श्री वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी के बच्चों को एडमिशन दिया जाता है। तो अगर आप कम मार्क वाले भी हैं और वहाँ पे आप अप्लाई किए और आपके स्टेट में वो आपके बराबर के मार्क्स के बच्चे नहीं हैं, आपके स्टेट से अप्लाई किए हुए, तो ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगी सीट। तो इसलिए जो है ना मेरी ख़ास बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप सिद्धार्था मेडिकल कॉलेज जब आंध्रा का जब आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, अभी शुरू हो गया आंध्रा का रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया कल से, तो आप जब रजिस्ट्रेशन करवाएं तो सिद्धार्था मेडिकल का आप तो रजिस्ट्रेशन में तो वो आ ही जाएगा, जब वेब ऑप्शन आप डालेंगे, जनरली हमारे बच्चे निमरा और फातिमा मेडिकल कॉलेज डाल के खामोश बढ़ जाते हैं, ऐसा मत कीजिए, सिद्धार्था मेडिकल कॉलेज में ज़रूर डालिए। हो सकता है कि आपके कम मार्क्स भी हैं तो आपको जो है ना MBBS मिल सकता है, क्योंकि आपके स्टेट से कॉम्पिटिटर कम रहते हैं। तो जहाँ पे कॉम्पिटिटर कम होते हैं तो वहाँ पर जो है ना मार्क्स को जो है ना कम से कम मार्क्स में आपको एडजस्ट कर दिया जाता है। चलिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अब्दुल रब्ब आरिफ साहब। तो हमारे साथ थे जनाब अब्दुल रब्ब आरिफ साहब, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मेडिकल काउंसलिंग एक्सपर्ट हैं। और मुझे लगता है कि ये जो प्रोग्राम था जिसमें जितने भी हमारे सवाल हमारे पास में ऑफलाइन आए थे और जितने अभी ऑनलाइन हमारे लाइव प्रोग्राम में आए हैं, उनका सभी का जवाब हमारे अब्दुल रब्ब आरिफ साहब ने बहुत अच्छे से दिया है। तो अपने मेज़बान मोनिस अनवर को दीजिए इजाज़त, फिर कोई प्रोग्राम करेंगे इसको लेकर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।